नमस्कार, आप सभी का स्वागत। सरकार आपके साथ में मैं हूं मुकुल शर्मा। आज इस खास कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देंगे अग्निपथ योजना के बारे में। जी हां, युवाओं का अग्निपथ, और इसको लेकर सबसे पहले अगर बात की जाए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या मानना है, आइए सबसे पहले हम ये सुन लेते हैं। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। तो देखा आपने प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अग्निपथ योजना को लेकर, और साथ ही अगर बात की जाए रक्षा मंत्री जी की, जी हां, श्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को लेकर क्या अपनी राय रखी, आइए देखते हैं। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवान लाएंगे। संगठन की जरूरत और काबिलियत के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। 17 से 21 साल तक के युवा अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई थी। ये योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है, जो उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगी जो समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। ये सशस्त्र बलों के युवाओं में जोश और जज्बे का एक नया संसाधन प्रदान करेगी, जो वास्तव में समय की जरूरत है। ये परिकल्पना की गई है कि इस योजना से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 साल कम हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आत्मानुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ प्रेरित युवाओं के संचार से राष्ट्र को बहुत लाभ होगा। इस योजना से देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा के अलावा बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो सकेंगे। ये तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार की ओर से शुरू किया गया बड़ा रक्षा नीति सुधार है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से अग्निवीरों को क्या लाभ मिलने वाला है। अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्य अवधि पूरी होने पर एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें अग्निवीरों का भी योगदान होगा और सरकार का भी। पहले साल अग्निवीरों को 30,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। इनमें से इन हैंड 21,000 मिलेंगे, बाकी 9,000 अग्निवीर की सेवा निधि में डाल दिए जाएंगे। सरकार भी अपनी तरफ से इस निधि में 9,000 रुपए डालेगी। इस तरह पहले साल अग्निवीर के फंड में हर माह 18,000 रुपए जमा होते रहेंगे। दूसरे साल सैलरी 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए हो जाएगी। 4 साल पूरे करने तक अग्निवीर के फंड में कुल 11,71,000 रुपए जमा हो चुके होंगे। ये निधि ब्याज सहित अग्निवीर को दे दी जाएगी। एक और राहत की बात यह है कि सेवा निधि पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। जरूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को अलग अलग सैन्य कौशल, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण और साहस प्रदान किया जाएगा। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद उन्हें नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकेंगे। हर अग्निवीर को प्राप्त कौशल के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो जाना आपने इस योजना का सार, और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज हम जानकारी दे रहे हैं आपको अग्निपथ योजना के बारे में। योजना का सार तो आपने जान ही लिया है, लेकिन इस योजना के लिए किस तरीके की योग्यता रखी गई है या कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी आइए जानते हैं। अग्निवीर आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहां अग्निपथ का विकल्प चुनना होगा और यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपके राज्य का नाम, उसके नीचे आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट नंबर, फिर अपना नाम, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज आपको कराना होगा। साथ ही आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि वगैरह मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव मोड पे होना चाहिए, यानी चालू रहना चाहिए। और आप यहाँ मोबाइल नंबर के नीचे बने इस बॉक्स पर अगर क्लिक कर दें और कैप्चा कोड को यहाँ लिख दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ आपको एंटर करना होगा। ये वाला कैप्चा कोड लिख देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वैवाहिक स्थिति बताएंगे और अपनी ऊंचाई दर्ज करेंगे। नीचे आएंगे और अपनी उच्चतम क्वालिफिकेशन दर्ज करेंगे। 8वीं, 10वीं या 12वीं जो भी हो, उच्चतम क्वालिफिकेशन में आप अपीयरिंग हैं या पास आउट, ये भी बताना होगा। इस बॉक्स में 10वीं बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे और जहां से 10वीं पास की है उस राज्य का नाम चुनना होगा। साथ ही 10वीं के प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो आपको लिखनी होगी। इस ऑप्शन में यस या नो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप यस की कैटेगरी में आते हैं तो आर्मी नंबर, रेजिमेंट और रैंक की जानकारी दे देंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी नहीं पूछी जाएगी। अब दाहिनी और अपना जिला और तहसील आपको चुनना होगा। इसके बाद नीचे आपको पासवर्ड ऑप्शन मिलेगा, उसे यहाँ दोबारा भर कर कंफर्म कर देंगे। पासवर्ड में कम से कम एक लेटर कैपिटल होगा, कम से कम एक लेटर स्मॉल, कम से कम एक डिजिट भी रखना होगा और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर भी। अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, तब ये पेज खुलेगा। इस पर नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने से आप जिन जिन बॉक्स के लिए एलिजिबल हैं उनकी जानकारी मिल जाती है। आप जिस जॉब के लिए भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ये फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लें। यहां अपना धर्म, वर्ग सेलेक्ट करेंगे। अगर लिस्ट में आपका वर्ग मौजूद ना हो तो अदर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एड्रेस सेक्शन आएगा तो परमानेंट और पत्र व्यवहार का पता लिख देना होगा। अगर दोनों एक ही हैं तो इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे, यानी सेम पर। फिर डिटेल ऑप्शन पर जाएंगे और अगर आपके पास स्पोर्ट्स या NCC का सर्टिफिकेट है तो उसे यहां पर आपको लिखना होगा। नीचे स्पेशल कैटेगरी के बारे में भी पूछा गया है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहां सेलेक्ट कर दें, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आखिरी ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स का है। यहां योग्यता, पाठ्यक्रम 8वीं, 10वीं या 12वीं जो भी है वो आपको चुनना होगा। बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल नंबर और प्रमाण पत्र संख्या यहां पर लिखनी होगी। साथ ही लिखकर इसको ऐड पर आप क्लिक कर दें। फिर आपकी योग्यता, पाठ्यक्रम का हर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उनके नंबर जितने रहे हैं यानी मार्क्स और साथ ही उसका प्रतिशत यानी परसेंटेज आपको लिखना होगा। ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो नया सब्जेक्ट आप यहां से चुन सकेंगे। ये सब भर देने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये पेज आपके सामने खुलेगा जहां आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या अपनी एप्लीकेशन को चेंज करना चाहते हैं। आप अगर वही रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नहीं तो चेंज वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू करने पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू नजर आएगा, यानी आप इसको देख सकते हैं। अब आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो लीजिए, हो गया आपका फॉर्म जमा। तो जाना आपने क्या कुछ योग्यता जो है वो रखी गई है। और खास तौर से अगर हम बात करते हैं युवाओं की, एक अलग ही उत्साह युवाओं में नजर आ रहा है अग्निवीर के लिए, अग्निपथ योजना के लिए। उनके बारे में भी उनसे हम जानेंगे किस तरह की उनकी राय है इस योजना को लेकर। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सरकार आपके साथ में। अब आइए, जो खासतौर से हमारे युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं अग्निपथ योजना से, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस योजना को लेकर, आइए देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था, हम आपको अग्निपथ योजना के बारे में परत दर परत पूरी जानकारी देंगे और इसके लिए आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पांडे जी। डॉक्टर डी.के. पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और आज लगातार इनसे हम जानकारी लेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, कैसे इसके जरिए हमारे जो अग्निवीर हैं उनको ना सिर्फ और ज्यादा मजबूती प्रदान वो कर सकते हैं, बल्कि जब देश में हम बात करते हैं सुरक्षा की, उस लिहाज से हमारी जो सेनाएं हैं वो कैसे मजबूत हो सकती हैं। ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी आते होंगे, उनका जवाब हम यहाँ पर इनसे लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर डी.के. पांडे, आपसे हम जानना चाहेंगे, बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप किस तरीके से देखते हैं अग्निपथ योजना को? देखिए, अग्निपथ योजना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए दी गई है। ये एक सामाजिक सुधारक योजना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका मुख्य कारण ये है कि जो युवा वर्ग है वो इसमें 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक के युवा जो हैं उनको मौका मिल रहा है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय प्रति समर्पण के लिए। और ये युवा वर्ग अगर आप देखें आमतौर पर अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म करके और आगे भविष्य के बारे में चिंतित होकर सोचते हैं कि क्या करें, क्या व्यवसाय परक वो कोर्स पकड़ें जिसमें कि उनको आगे व्यवसाय ढंग का मिले। न्यूनतम योग्यता जो है मैट्रिक है, तो जब ही पास की उसके बाद उनको अवसर मिलेगा। वो ऑनलाइन इस पर रजिस्ट्रेशन होता है, करने के बाद आपने देखा होगा वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और लाखों बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब ये कोर्स करेंगे 4 वर्ष की योजना के बाद, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अग्निवीर होंगे। जी बिल्कुल, यानी रोमांच और साहस के साथ जो अनुशासन है वो हमें देखने मिलेगा। हमारे जो देश के युवा हैं, वो युवा जिनमें अग्निपथ बोलते ही, अग्निवीर बोलते ही एक जो अलग ही भावना है, अलग ही उत्साह जो है डॉक्टर डी.के. पांडे वो नजर आता है। लेकिन इस योजना को लेकर कई जगह हमने देखा कि कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो धारणाएं हैं, वो शुरुआत में पैदा कर दी गई, भ्रम फैला दिया गया। उससे कैसे बचे जो हमारे देश के युवा हैं, क्योंकि उनके लिए अग्निपथ और अग्निवीर बेहद जरूरी है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस और देश के लिए जो अति आवश्यक है, उन सभी तत्वों को सामने रख के और फिर इस योजना का निर्माण किया गया है। तो इसको जो है इतनी सहजता से लेना कि और हल्के में लेना मेरे ख्याल से गलत होगा। अगर उनको सही रूप से मालूम पड़ जाए कि ये किस प्रकार से उनका, देखिए पे स्केल से आप 4.5 लाख के आसपास से आप शुरू के 6.5 पौने 7 लाख तक के आप पैकेज पे पहुंच रहे हैं। साथ में आपको सेवा निधि मिल रही है, कॉर्पस मिल रहा है। तो अगर आप वहां से निकलते भी हैं, आपके पास एक राशि है, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यू। हर साल लगभग 60,000 लोग रिटायर होते हैं और आवश्यकता जो है वो एक्स सर्विसमैन की फील्ड में जो उनके लिए व्यवसाय है वो 65,000 है। तो सोचिए 5,000 तभी भी कमी है। तो ऐसा कहना कि उनको अवसर नहीं मिलेगा, और सीपीएफ और पीएसयूज और जो डिफेंस सिविलियंस हैं सब में भी इनको जो है, आपने देखा होगा घोषणा एक के बाद उन्होंने की है कि उनको ऐसे समर्पित और राष्ट्र हित में सोचने वाले लोग चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनकी एक शिकायत रहती थी कि जो सेना से रिटायरीज आते हैं उनकी जो एज है लगभग 50 या उससे अधिक होती है जी। और बहुत थोड़े से होते हैं जो कि 40 वर्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर उनको 10 से 15 साल के लिए सेवा का अवसर मिलता है। तो जब तक वो सीखते हैं और कुशलता का एक स्तर हासिल करते हैं, तब तक वो वहां से रिटायर होने लगते हैं। तो जब वो कॉर्पोरेट वर्क कर रहा है, अगर मुझको यंग युवा मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक लंबे समय तक उनकी सेवाओं को लाभ मिलेगा और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ेगी। तो बताइए, ऐसे हालत में कैसे कहा जा सकता है कि ये जो लोग हैं वो बाहर सड़कों पे घूमेंगे जी। और एक और मैं बात यहाँ करना चाहूंगा, स्पेशली जो मेरे युवा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप अपनी तुलना उनसे करेगा। अगर आप बाहर आते हैं और दुर्भाग्यवश 75% के लॉट में आप आ जाते हैं और बाहर आएंगे आप, तो बाकी जो युवा वर्ग रहेंगे जो कि अग्निवीर नहीं है, उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो आप हमेशा उनसे बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप में अनुशासन है, आप में राष्ट्र प्रेम है और आप में वो आत्मविश्वास है जो कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। तो ये आसानी से नहीं मिलता है। फौज में एक जो रेजिमेंटेशन जो सिखाया जाता है, सबको अब सब साथ चलना, सबको लेके चलना। देखिए, फौज में लगभग मैं 3 से अधिक दशकों तक मैंने काम किया है।
जाति, धर्म, रंग और इन सब का कोई मायने नहीं होता। हम वहाँ पर आपस में ऐसे रहते हैं जैसे कि हम बरसों पुराने जो है साथियों और सहोदर हैं, हम एक ही माँ बाप की औलाद है, इस ढंग से हम रहते हैं वहाँ पर। तो ये भावना कहाँ से आई? वहाँ की कल्चर से आई। और आप मेंटली और फिजिकली इस प्रकार से स्ट्रांग बन जाते हैं कि आपके सामने चुनौतियां जो है बहुत मामूली लगती हैं। ध्यान रहे, सेना आपको तैयार कर रही है उस अवसर के लिए जहां पर कि रिटेक्स नहीं होते, आपको एक बार में ही सफलता हासिल करनी होती है। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि दुश्मन को आप धराशायी कर सकें पहले ही वार में, तो दुश्मन आपको धराशायी कर देगा। यानी निपुणता जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं उनमें सीधे तौर पे नजर आ सकती है। और जैसा आपने कहा डॉक्टर डी.के. पांडे की जो हमारी भारतीय सेना है वहां पर जाति, धर्म, रंग, रूप इनका कोई कहीं भी ये सार्थकता इनकी नजर नहीं आती। और अगर सिर्फ दिखता है तो हमारा देश भारत या फिर हमारा तिरंगा। तो ऐसे में आवश्यक है कि जो एक देश प्रेम है इसकी भावना भी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि हमने देखा विश्व स्तर पर भी कैसे जो दूसरे देश हैं उनकी सेनाएं जो हैं उनको तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आवश्यकता हो तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना है उसका दमखम और ज्यादा बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। कारगिल के अंदर जब हुआ हमारा युद्ध हुआ और उसके बाद गलवान का सबको पता है कि चाइना के साथ जो फेस टू फेस ऑफ हुआ, इसमें दोनों में देखिए परिस्थितियां बड़ी विषम थी। भारत विषम परिस्थितियों का देश है और कहीं पर -30 -40 डिग्री तापमान है, ठंड की चरम सीमा है। वहीं हम 48 डिग्री 50 डिग्री रेगिस्तान में भी रहते हैं। उसके अलावा जो है हम पठारी इलाका है और पहाड़ों में और दलदल जहाँ कच्छ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैशी इलाका मिलता है। तो इन सभी माहौल में आपको रहना है, इसके लिए शारीरिक रूप से आपको सक्षम होना पड़ेगा। तो जो ये कारगिल कमेटी बनी उसने ये कहा कि बहुत जरूरी है कि और युवा आए फौज में और युवा हों। उसका रीजन ये है कि एक युवा में जो शक्ति होती है किसी भी मुश्किलात का सामना करने की, वो उम्र के साथ कम होती जाती है। और जब आप जाते हैं कारगिल और बाकी जो ऊंचाइयों वाले क्षेत्र हैं पहाड़ों में, वहां पर आपके लिए 7 दिन तक आपका पूरा चेकअप किया जाता है। देखिए, फौज ने आपको लिया है, आप उसके लिए एक एसेट है और एसेट ऐसे कोई जाया नहीं करता। तो आपकी पूरी देखभाल, आपको मेंटली फिजिकली आपको फिट रखना फौज की भी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी फौज की भी है। और पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है क्या आप उन विषम परिस्थितियों में आप वहां रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और आपको तैयार किया जाता है। अगर आप नहीं रह पाएंगे तो आपको तैयार किया जाता है उस माहौल के लिए। तो और अगर आपको ध्यान हो, कारगिल में हमें जो विजय मिली जिस पर कि हम पूरा देश जो है गर्व करता है, वो युवा वर्ग की वजह से मिली। अगर वो युवा नहीं होते और वो नहीं लड़ पाते तो शायद समय के साथ जो उम्र बढ़ती रहती है। देखिए, दोनों आवश्यक है, हमें युवा भी जरूरत है और अनुभवी जरूरत है। अनुभवी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, युवा उसको आगे ले आके क्रियान्वित करते हैं। तो ये एक जोड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व की सभी सेनाओं में ये है। और अगर आपने सुना हो कि बाहर की जो सेनाएं आई और जिन्होंने हमारे साथ एक्सरसाइज किया, वॉर एक्सरसाइज किया, युद्धाभ्यास किया ग्वालियर में और अन्य क्षेत्रों में, आपने जैसलमेर का नाम, पोखरण का क्षेत्र का नाम सुना होगा। हर एक देश ने हमारे देश की सेनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। वो ये बताता है कि किस निपुणता कुशलता के साथ हमारी फौजें जो है वो प्रदर्शन करती हैं। ये कैसे आया? एक कुशल प्रशिक्षण के दौरान आया। तो अगर ट्रेनिंग अगर हमारी कमजोर होती तो शायद हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाते जो आज हम छू रहे हैं, और पूरा देश उसके ऊपर गर्व करता है। और जो इस समाज में एक सैनिक की जो स्टेटस है, जो सम्मान है, उसको शब्दों में बांध पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर जगह जहां भी गया हूं मैं, भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुझे जाने का सेना ने अवसर दिया और हर जगह मुझे सम्मान मिला और मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किसी पराये देश में हूँ। पराये देश का फीलिंग कहीं आने नहीं दिया। एक अतुल्य भावना इसको हम मान सकते हैं जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो अनुभव है उसका साथ रहना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ डॉक्टर के पांडे जी, क्योंकि अनुभव जो है हमारे जो पुराने अधिकारी हैं उनके जरिए, जो विशेषज्ञ हैं उनके जरिए भी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो तकनीक हर रोज बदल रही है, और वो तकनीक शायद एक युवा जो है वो जल्दी से उसको जान लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसके बाद उसको क्रियान्वित वो कर सकता है। यानी उसका इंप्लीमेंटेशन जो है एक युवा शायद जल्दी कर सकता है और बेहतर अनुभव होगा तो और भी ज्यादा अच्छा हमारी सेनाओं के लिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने पर पॉइंट उठाया है
कि देखिए, जो अगर हमारा आप एजुकेशन सिस्टम देखें और जो सब्जेक्ट देखें, जो लेवल है पढ़ाई का, वो कंप्यूटर का और सोफिस्टिकेशन का, देखिए साइबर इन्वायरमेंट में और कंप्यूटर्स में, आईटी क्षेत्र में विश्व गुरु है भारत जी। और अमेरिका, नासा, जहां आप नाम लीजिए, देखिए जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सब में भारत के ही लोग जो हैं वो टॉप पोस्ट पर हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्षमता है, वो कुशलता है, और वो अपने जो उनका स्किल है उसको कन्वर्ट करें प्रोडक्टिविटी में। पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है आज इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है, और अगर हम नहीं उसके लिए तैयार करेंगे अपने आप को, हमारी सेनाएं तैयार नहीं होंगी, तो हम शायद कल के लिए अपनी सेनाओं को तैयार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जब हमारा शैक्षिक स्तर हमारा जो बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से ये युवा जो पढ़ के आ रहे हैं और कंप्यूटर की नॉलेज है उनको, हमारा सिस्टम जो आज आर्म सबमिशन आ रहे हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड आ रहे हैं। हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे टैंक्स, हमारे शिप, आपने हाल ही में सुना होगा श्रीलंका का जो शिप आया, किस प्रकार से हमारे नौसेना ने उसका सामना किया। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं। तो देखना होगा कि हम इसको कैसे, इस ज्ञान को कैसे राष्ट्र हित में और राष्ट्र सेवा में परिवर्तित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे ज्ञान को देखिए राष्ट्र हित के लिए जब हम बात करते हैं, लेकिन खासतौर से एक छोटा सा सवाल और मेरा यहाँ पर, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या हम बात करते हैं आज के समय में जो साइबर वॉर की बात कही जाती है, तो उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो हमारे युवा हैं या जो आने वाले समय के अग्निवीर हैं, उन्हें पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए। अगर कभी भी आवश्यकता है तो उन्हें बदलाव के तौर पर हम मान सकते हैं कि दोबारा भी सेना का हिस्सा बनाया जा सकता है अगर आवश्यकता है, क्योंकि बदलाव हमने देखा है इस योजना के तहत। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात कि जो भी अग्निवीर निकलेंगे फौज के बाहर और 25% में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, वो खुले होंगे किसी भी सेवा को लेने के लिए। आप दोबारा फौज में आना चाहते हैं, बाकी जो प्रवेश द्वार है उनके माध्यम से भी आ सकते हैं, और जितने भी सेवा, आप एक सामान्य युवा की तरह सक्षम होंगे और कैपेबल होंगे कहीं भी अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप देखें कि आज के जो युवा हैं वो किस प्रकार से कंप्यूटर्स पर और मोबाइल पर किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस है, और मैं तो मुझसे बेहतर मैं मानता हूं उनको कि किस प्रकार से हैंडल करते हैं वो गैजेट्स को, तो वो बताता है कि मानसिक तौर पर कितने सक्षम है वो उनकी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन है। तो ऐसे युवा जब आएंगे तो निश्चित रूप से सेनाओं में जो सेवा का स्तर है उसके अंदर सुधार होगा, और बहुत जरूरी है कि जब ऐसा सिस्टम एडवांस हो रहा हो तो हमें मानसिक तौर पर और फिजिकली जो है, क्योंकि प्रोलॉन्ग सेशन, बहुत लंबा समय तक काम करना होता है। एक जहाज में अब लड़ाई होती है तो वो घंटों आपको जाना पड़ता है अब, और 8-8 घंटे के मिशन होने लगे क्योंकि एयर टू एयर रिफिलिंग हो गया है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों के लिए आपको सेनाएं तैयार करती हैं। एक बहुत सुनियोजित प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका क्रियान्वयन होता है सेनाओं में। तो ये इन सब के लिए आप तैयार होते हैं, और आगे जाके आप निश्चित रूप से जो हमारा राष्ट्र चाहता है कि हम सबसे ऊपर रहें हर क्षेत्र में, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जो सहयोग है अब आने वाले समय में और ज्यादा हमें दिखने वाला है, बढ़ने वाला है। जो अदम्य साहस है उसके लिए हम मान सकते हैं हमारे जो युवा हैं उनका चयन इसके योजना के तहत किया जाएगा। वो जब अग्निपथ पर आगे बढ़ेंगे और जब इस अग्नि में तपकर निकलेंगे वो कहलाएंगे अग्निवीर। यहाँ डॉक्टर डी के पांडे जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सुझाव हमें पहुंचाना चाहते हैं या किसी और योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर सकते हैं, इस पर भी अपना जो सवाल है दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार ये इसकी लाइन्स जो हैं सुबह 6 से रात के 10 बजे तक खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सरकार आपके साथ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लहलहाती फसल